thermodynamics and kinetics of the reaction। ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम आज इसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज़ काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर जाएंगे। हम शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है, ऊष्मागतिकी हमें क्या बताता है, हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात हम ये कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, सभी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंटर कन्वर्ट टू डिफरेंट डिग्री। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग डिग्री होती है कि कितना इंटर कन्वर्जन हो सकता है। थर्ड बात हम कह रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो कुछ टाइम के बाद उसमें इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है और उस इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल बट इन सम केसेस। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल बट इन सेवरल केसेस क्या क्या कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इक्विलिब्रियम लाई एक्सटेंसिवली टू द साइड ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम अगर सेंटर में है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा और इक्विलिब्रियम सेटल होता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ है, एक्सटेंसिवली अप टू द 99% की तरफ है, तो उस केस में हम कहते हैं हमारी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है, यानी तब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट बन जाता है एंड रिवर्स एरो इज़ ओमिटेड। क्योंकि रिएक्शन उस केस में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो रिवर्स एरो इज़ ओमिटेड। राइट, नेक्स्ट बात हम क्या कहते हैं, इस केस में प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तभी ऐसी कंडीशन बनती है, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सभी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन एनर्जी के बेस पर अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो उस केस में इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लाइज एक्सटेंसिवली ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। तब ये रिएक्शन कंप्लीशन को जाती है और पूरा के पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन 3 फैक्टर। वन इज डेल्टा एच, अनदर इज डेल्टा एस एंड थर्ड फैक्टर हम देखेंगे टी पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो एंथैल्पी चेंज किस किस के बीच में है, एंथैल्पी चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सेकंड, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एस से लिखेंगे। तो एंट्रोपी हम सब जानते हैं, एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसऑर्डर और चाओस। ठीक है, तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कितना डिसऑर्डर है ये हम इससे देखेंगे। और थर्ड फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा वो है टेम्परेचर, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन इस एच, डेल्टा एस और टी के बीच का रिलेशन देती है। वो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये डेल्टा जी क्या कहलाता है हमारे पास, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, फ्री एनर्जी चेंज के बेस पर हम ये बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीशन को जाती है कि नहीं जाती है।
तो हमने ये जो डिस्कशन पढ़ा इससे हमारे पास क्या फाइनल बात निकल के आई, हम इम्पोर्टेंट बात क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो रिएक्शन कंप्लीशन को अटेंड करेगी जिसमें डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या हो गई, डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिवर्स हम क्या कह रहे हैं, इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव देन रिएक्शन हैव टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डायनामिक्स ऑफ द रिएक्शन में हमने क्या बात पढ़ी, हमने इम्पोर्टेंट बात पढ़ी कि सभी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाई एक्सटेंसिवली ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, और ऐसी रिएक्शन कंप्लीशन को अटेंड करती है और पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स दो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, हमने अभी जब हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे डेल्टा जी हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव इंडिकेट द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अब हम एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डेल्टा जी नेगेटिव डज नॉट मीन द रिएक्शन टू अकर इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब हम यहाँ एक क्या टर्मिनोलॉजी ला रहे हैं, टाइम की टर्मिनोलॉजी ला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होने से हम नहीं कहते हैं कि रिएक्शन हो जाएगी एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में। हम यहाँ ये क्या बात लिखा है हमने, डेल्टा जी इज़ नेगेटिव इज़ द नेसेसरी ऑफ कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन, बट इट इज़ नॉट एन ओनली वन कंडीशन, इट इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, लेकिन डेल्टा जी नेगेटिव होना इस बात की कन्फर्मिटी नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, इथीन और हाइड्रोजनेशन होता है इथीन का, इथीन पर H2 का एडिशन होकर C2H6 बनता है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में बहुत लार्ज वैल्यू है। ठीक है, दिस रिएक्शन हैज़ large negative value of delta G, but it does not mean the spontaneity of the reaction। ये reactant इथीन और हाइड्रोजन बरसों साथ में पड़े रहते हैं तो भी इसमें एडिशन नहीं होता है। It means delta G is necessary condition but not the sufficient condition for the spontaneity of the reaction। तो सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स तो हमें खाली इक्विलिब्रियम की जानकारी देता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी या रिवर्सिबल होगी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स टाइम के फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। थर्मोडायनामिक्स टाइम के बारे में साइलेंट रह जाता है। तो टाइम के फैक्टर को इंक्लूड करके जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो कहलाती है हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, उसके बारे में हमें कौन बताता है, उसके बारे में हमें काइनेटिक्स बताता है, और काइनेटिक्स से हमें पता लगता है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी बताती है, नेसेसरी कंडीशन बताती है। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन काइनेटिक्स से आती है जो हम रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक्स क्या कहता है, काइनेटिक्स डील्स विथ, किस किस बारे में काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है। पहला चीज़ तो काइनेटिक्स बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये उस रिएक्शन की रेट कहलाती है। तो काइनेटिक्स किसको डील करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन डील करती है।
और रेट में हम क्या पढ़ते हैं, रेट में ये किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। तो दूसरा फैक्टर हमने क्या बताया, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कितनी डिपेंड कर रही है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो हमारा रेट डबल हो जाता है या रेट 4 टाइम्स हो जाता है। ये हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रेट कैसे वेरी करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आउटकम काइनेटिक्स का हमारे पास होता है टाइम। हम थर्ड बात क्या कह रहे हैं, टाइम इज़ द इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम रेट के बारे में बात करते हैं, यानी पर यूनिट टाइम कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये टाइम का फैक्टर काइनेटिक्स इंक्लूड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी बैरियर। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की एनर्जी से चाहे प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, लेकिन उस रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। वो एनर्जी बैरियर कौन बताता है, काइनेटिक्स बताता है, थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसका एनर्जी ज़्यादा है, यानी इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को क्रॉस करेगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हम यहाँ नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, वहाँ हमने डेल्टा जी लिखा था। डेल्टा जी एक्चुअली रिप्रेजेंट द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स reaction to occur in forward direction, delta G positive means reaction to go in backward direction। यहाँ हम क्या टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, डेल्टा जी को ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड द एनर्जी बैरियर। ओके, किस किस के बीच का डिफरेंस है, ये रिएक्टेंट और एनर्जी बैरियर के बीच का, यानी इतनी एनर्जी होगी तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा जी एक्टिवेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एच दिस माइनस दिस, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो डेल्टा जी स्टार क्या बताता है, फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड एनर्जी बैरियर। डेल्टा एच वाला क्या बताता है, ये क्या बताता है हमको, एंथैल्पी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द एनर्जी बैरियर। और डेल्टा एस क्या बताता है हमें, डेल्टा एस हमें बताता है एंट्रोपी चेंज। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स केवल हमें बताती है कि डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन ओमिटेड हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक्स हमें क्या बताती है, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताती है, टाइम फैक्टर इंक्लूड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताती है कि चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो लेकिन उसे एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स का ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे, उससे हम पढ़ेंगे कितनी तरीके की रिएक्शन होती है, किसमें स्पॉन्टेनियसनेस होती है और किसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। थैंक यू।